आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जहां एक इंसान को भेजा जाता है अपने ही पूर्वजों की यादों में। मशीन के जरिए वो पहुंचता है 500 साल पुराने दौर में, जहां वो बनता है एक ट्रेन्ड किलर, एक असैसिन, और उसकी जिंदगी का मकसद बन जाता है एक रहस्यमयी आर्टिफैक्ट को बचाना जिसका नाम है एप्पल ऑफ ईडन। लेकिन ये सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये एक जंग है पास्ट और प्रेजेंट के बीच, साइंस और बिलीफ के बीच, और एक ऐसे इंसान की जो अपने ही अंदर की लड़ाई लड़ रहा है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी में उतरने के लिए जहां शैडोज में असैसिन छुपे हैं और हर मेमोरी के पीछे है एक खतरनाक सच। जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है असैसिन्स क्रीड। चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होते ही हम देखते हैं 1492 में स्पेन, एक ऐसा दौर जहां हर चीज अनिश्चित थी। असैसिन ब्रदरहुड एक छुपा हुआ गुट सीक्रेसी में डूबा हुआ था और उसका इटर्नल मिशन था दुनिया में बैलेंस लाना, टायरनी के खिलाफ लड़ना और पावर के गलत इस्तेमाल को रोकना। लेकिन अब एक नया खतरा उभर रहा था जो उनके पूरे मकसद को हिला सकता था। उन्हें खबर मिली कि सुल्तान का बेटा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान, जल्द ही किडनैप किया जा सकता है। इस घटना का अंजाम डरावना हो सकता था। अगर यह कामयाब हो गया तो सुल्तान को मजबूर किया जाएगा एप्पल ऑफ ईडन सौंपने के लिए, एक ऐसा लेजेंडरी आर्टिफैक्ट जिसमें बेहद खतरनाक और ऑलमोस्ट गॉड लाइक पावर्स थीं। इस थ्रेट से निपटने के लिए ब्रदरहुड में एक नया चेहरा जोड़ा गया। एक युवा रिक्रूट था, नाम था एगिलार। वो ईगर था लेकिन अभी तक किसी मिशन पर नहीं गया था। उसकी आंखों में डर और डिटर्मिनेशन दोनों थे। उसके इनिशिएशन सेरेमोनी में उसकी एक उंगली काटी गई, एक सिंबॉलिक और ब्रूटल एक्ट जो उसकी लॉयल्टी साबित करता था। और इसी के साथ उसका सफर शुरू हुआ शैडोज और ब्लडशेड से भरी दुनिया में। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं साल 1980, बाजा कैलिफोर्निया, सूरज से जगमगाती जमीन, जहां रहता है एक छोटा लड़का खलील। उसका बचपन था डेयर से भरे एडवेंचर का। उसका सबसे खतरनाक खेल था रूफटॉप्स पर बाइक चलाना। एक दिन उसका ये एड्रेनलिन फिल्ड स्टंट बुरी तरह फेल हो जाता है और वो सीधे जमीन पर क्रैश कर जाता है। खून से लथपथ, दर्द में डूबा कैल जब घर लौटता है तो वहां उसका सामना होता है एक ऐसी सच्चाई से जो उस स्टंट से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। उसकी मां लाइफलेस थी, ठंडी और खून में डूबी हुई। उसके हाथ में अब भी वो नेकलेस था जो वो बचपन से पहनती आ रही थी। और फिर आती है सबसे भयानक सच्चाई। कैल के पिता जोसेफ ही उसकी मां की मौत के जिम्मेदार थे। कैल अभी इस सच्चाई को समझ भी नहीं पाता कि तभी कुछ लोग, जिनकी अगुवाई कर रहा था एक आदमी रेफकिन, उनके घर पहुंच जाते हैं। जोसेफ कैल को भागने के लिए कहता है। बहस का कोई वक्त नहीं होता। कैल रूफटॉप्स पर चढ़ जाता है और इतनी तेजी से दौड़ता है जितनी कभी सोची भी नहीं थी। जैसे ही वो लोग कैल का पीछा करते हैं उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। समय बीतता है और कैल की जिंदगी एक अंधेरी दिशा में मुड़ जाती है। अब वो एडल्ट हो चुका है और टेक्सास की एक जेल में बंद है, एक कन्विक्टेड मर्डरर जिसे उस रात के बाद कुछ भी याद नहीं जब वो भागा था। एग्जीक्यूशन की रात उसे एक ठंडी मेटेलिक टेबल पर बांध दिया जाता है जहां कोई अंतिम विदाई नहीं, बस मौत का इंतजार। लीथल इंजेक्शन की चुभन महसूस करते हुए कैल की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। उसे पूरा यकीन होता है कि अब उसकी मौत तय है। लेकिन जैसा वो सोच रहा था वैसा कुछ नहीं होता। इंस्टेड वो उठता है एक अजनबी, पूरी तरह स्टेराइल कमरे में। उसका शरीर एग्जीक्यूशन के असर से कमजोर है। उसके सामने खड़ी होती है सोफिया, एक रहस्यमयी औरत जो उसे बताती है कि दुनिया को लगता है वो मर चुका है, लेकिन असल में उसे एक जगह लाया गया है जिसका नाम है एब्स्टर्गो फाउंडेशन, एक सीक्रेट संस्था जिसके पास बहुत ताकतवर एजेंडा है। सोफिया कैल से कहती है कि उन्हें उसकी मदद चाहिए एक स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन उसकी बातें कैल को और ज्यादा शक में डाल देती हैं। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन उसका शरीर इतना कमजोर और डिसोरिएंटेड होता है कि वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता। जिस बिल्डिंग में वो है वो किसी फ्यूचरिस्टिक साईफाई सेटअप जैसी लगती है। अजीब टेक्नोलॉजी, पौधे और ऐसे लोग जो खुद भी उतने ही खोए हुए हैं। आखिरकार कैल एक बालकनी पर पहुंचता है जहां से वो एक अनजान शहर को देखता है। सोफिया वहां पहुंच जाती है। उसकी काम और कंट्रोल्ड वाइब कैल को और डराने लगती है। वो बताती है कि वे अब मैड्रिड, स्पेन में हैं। एब्स्टर्गो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने मिशन के तौर पर दुनिया से वायलेंस खत्म करना चाहती है। कैल कुछ समझ पाता इससे पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस उसे पकड़ लेते हैं और एक अंधेरे खाली कमरे में खींच कर ले जाते हैं। इस कमरे में कैल के शरीर पर अजीब डिवाइसेस बांधे जाते हैं, हिडन ब्लेड्स, एक खास बेल्ट, और फिर उसे एक मशीन से जोड़ा जाता है जिसका नाम है एनिमस। कैल की गर्दन एनिमस से कनेक्ट की जाती है और जैसे ही मशीन ऑन होती है एक तीव्र जलन जैसी पीड़ा उसके पूरे शरीर में दौड़ जाती है। सोफिया बताती है कि एनिमस उसे उसके एंसेस्टर एगिलर की मेमोरीज दोबारा जीने देगा, एक ऐसा आदमी जो 500 साल पहले जिया था और जिसका खून अब कैल की नसों में दौड़ रहा है।
जैसे ही मशीन एक्टिवेट होती है, कैल की विजन काली हो जाती है और फिर उसकी आंखों के सामने उभरने लगते हैं 15वीं सदी के स्पेन के जबरदस्त विजुअल्स और साउंड्स। अब वो खुद कैल नहीं रह जाता, वो बन जाता है एगिलर, एक ऐसा असैसिन जो सुल्तान के किडनैप किए गए बेटे को बचाने की मिशन पर है। एगिलर की आंखों से कैल देखता है प्रिंस अहमद को एक केज में बंद किया गया है, जिसके चारों तरफ टेम्पलर गार्ड्स हैं। टेम्पलर्स अब उस आदमी को एग्जीक्यूट करने वाले हैं जिसने अहमद की रक्षा की थी, और एगिलर ये सब देखकर चुप नहीं रह सकता। एक पल में ही वो शैडोज से कूदता है और बिजली जैसी तेजी से हमला करता है। फाइट शुरू हो जाती है और कैल हर एक मूवमेंट, हर एक स्ट्राइक को महसूस करता है, जैसे वो खुद लड़ाई के बीच में हो। वो अब ऑब्जर्वर नहीं रहा, वो खुद एक वॉरियर बन चुका है, अपने एंसेस्टर की आंखों से लड़ाई को जी रहा है। मरिया, एक और असैसिन, अहमद को ले जा रही कैरेज चुरा लेती है और वहां से निकल पड़ती है। टेम्पलर्स उसके पीछे लग जाते हैं। एगिलर मरिया का साथ छोड़ने से इनकार करता है। वो एक घोड़े पर चढ़कर उसके पीछे दौड़ पड़ता है। चेज बहुत तेज और केओटिक होती है, हर पल में एक नई अर्जेंसी होती है। टेम्पलर्स बार बार कैरेज पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मरिया के स्विफ्ट और डेडली वॉर उन्हें नीचे गिरा देते हैं। ये पूरा पीछा एक जबरदस्त क्रैश पर खत्म होता है। मरिया का हाथ अब भी कार्ड से लटक रहा है जो क्लिफ के किनारे अटका है। बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा था। एगिलर तेजी से अहमद को उसके केज से आजाद करता है और मरिया एक अंतिम कोशिश में घोड़ों को कार्ड से डिस्कनेक्ट कर देती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। एगिलर भी गिरने ही वाला होता है, लेकिन वो आखिरी पल में एक रोप पकड़ लेता है और क्लिफ से लटक जाता है। रियल वर्ल्ड में कैल अपने आप को खोने लगता है। टेक्नीशियंस फौरन उसे एनिमस से बाहर खींच लेते हैं। अब वापस अपनी सेल में कैल को हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। उसे हर जगह एगिलर दिखाई देने लगता है। जब सोफिया उससे मिलने आती है तो कैल गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है और जवाब मांगता है। सोफिया उसे समझाती है कि ये ब्लीडिंग इफेक्ट है, जेनेटिक मेमोरीज को बार बार रिलिव करने से पैदा हुआ असर। कैल रिलक्टेंटली उसे छोड़ देता है और ध्यान से एनिमस के बारे में उसकी बाकी बातें सुनता है। सोफिया बताती है कि एनिमस एक ऐसी मशीन है जो डीएनए के जरिए इंसानों को उनके एंसेस्टर्स की यादों से जोड़ती है। वो कैल को एक लैब दिखाती है जहां सालों से उसका अध्ययन किया जा रहा था। उन्हें पता था कि कैल की ब्लड लाइन सीधे एगिलर से जुड़ी है। सोफिया ये भी बताती है कि एब्स्टर्गो में जितने भी टेस्ट सब्जेक्ट्स हैं, सभी असैसिन्स के डिसेंडेंट्स हैं और उन सबका वायलेंट पास्ट रहा है। कैल जवाब देता है, मैं यूं ही वायलेंट नहीं हूं। वो कहता है, मैंने सिर्फ तब मारा जब कोई औरों को हर्ट कर रहा था। सोफिया उसे भरोसा दिलाती है कि जब ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा वो फ्री होगा एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। लेकिन कैल अब भी सस्पिशियस रहता है। लंच के समय कैल बाकी टेस्ट सब्जेक्ट्स के साथ बैठता है, लेकिन उनकी नजरें उस पर भरपूर शक से देखती हैं। मूसा नाम का एक सब्जेक्ट उसे वार्निंग देता है, टेम्पलर्स की मदद मत करना, एप्पल को हर हाल में प्रोटेक्ट करना है, सरेंडर नहीं। कैल मूसा की वार्निंग को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन अपनी मां की मौत की यादें उसे सताने लगती हैं। एगिलर के विजन्स अब और इंटेंस हो जाते हैं, जिससे कैल अपनी खुद की रियलिटी पर सवाल उठाने लगता है। रिक, जो इस पूरे प्रोजेक्ट का हेड है, जल्दी रिजल्ट्स चाहता है। वो सोफिया पर दबाव डालता है कि कैल को फिर से एनिमस में डाला जाए, भले ही उससे उसे नुकसान हो। सोफिया इस फैसले को लेकर हेजिटेंट है, लेकिन रिक जिद करता है। अपनी सेल में कैल को फिर एक विजन आता है। वो एगिलर के कॉम्बैट मूव्स को खुद दोहराने लगता है। उसके सामने एक फैंटम फिगर आता है और वो उसे फाइट करता है, रिफ्लेक्सिवली, बिना सोचे। तभी दो गार्ड्स अंदर आते हैं, लेकिन कैल अब वही असैसिन मूव्स यूज करके उन्हें भी मात दे देता है। हालांकि उसे फिर ओवर पावर कर लिया जाता है और एनिमस में दोबारा भेजा जाता है। इस बार की मेमोरी में एगिलर, मरिया और उनके मेंटर को टेम्पलर्स ने कैद कर रखा होता है और उनकी एग्जीक्यूशन तय होती है। रियल वर्ल्ड में कैल हर एक चोट महसूस करता है जो एगिलर झेल रहा है। टेम्पलर्स उनके मेंटर को जिंदा जला देते हैं और एगिलर अपनी चेन से लड़ता है। आखिरकार वो खुद को छुड़ाता है और गार्ड्स को धूल चटाकर मरिया को भी फ्री करता है। दोनों असैसिन मिलकर दुश्मनों के बीच से रास्ता बनाते हैं और ऑयल बैरल्स में आग लगाकर एक जोरदार एक्सप्लोजन करते हैं ताकि एस्केप मिल सके। टेम्पलर्स तेजी से पीछा करते हैं और एगिलर व मरिया रूफटॉप्स पर दौड़ते हैं। उनके पीछे गार्ड की आवाजें गूंज रही होती हैं। फाइट और भी ज्यादा फियर्स हो जाती है। एगिलर एक टेम्पलर को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, जबकि मरिया अपनी एजिलिटी से दुश्मनों को पीछे करती है। दोनों साथ में तालमेल से लड़ते हैं, दीवारों को कूदते, एरोज को डॉज करते हुए। लेकिन एस्केप आसान नहीं है और टेम्पलर्स पूरे इलाके को भर देते हैं। एगिलर एकदम प्रिसिजन से वार करता है और मरिया की मूव्स लाइटनिंग फास्ट होती हैं। काफी कोशिशों के बाद भी दुश्मन बढ़ते ही जा रहे हैं। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, भागना। कैल एनिमस के अंदर ये पूरा सीक्वेंस खुद फील करता है, जैसे वो खुद भाग रहा हो। आखिर में एगिलर एक ऊंचे स्ट्रक्चर पर चढ़ता है और एक आखिरी डीप ब्रेथ लेकर हवा में कूदता है। ये था उनका सिग्नेचर लीप ऑफ फेथ। उसी पल एनिमस में कैल भी वही जंप करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाती है।
कैल का शरीर बुरी तरह कांपने लगता है, सिस्टम सिंक करने में फेल हो जाता है। मेडिकल टीम तुरंत एक्टिवेट होती है और उसे एक रिकवरी पूल में डाल दिया जाता है ताकि उसका पैनिक शांत किया जा सके। सोफिया उसे समझाती है कि उसकी हालत टेम्पररी है और अगर वो एनिमस में वॉलंटरीली यानी खुद की मर्जी से कनेक्ट होगा तो ये ग्लिचेस नहीं आएंगे। बाद में कैल एक व्हील चेयर में बैठा होता है और तभी सोफिया उसे एक बड़ी बात बताती है। रिक ने उनके पुराने घर से उसकी माँ का नेकलेस ढूंढ लिया है। इस चीज को देखकर कैल की अंदर की बेरिड मेमोरीज जाग जाती हैं। अब डिटर्मिन्ड होकर वो एगिलर के असैसिन मूव्स की प्रैक्टिस करने लगता है। धीरे धीरे उसका शरीर मजबूत हो रहा होता है। रिक को उसकी तेजी से प्रोग्रेस देखकर चिंता होती है। वो कैल को वार्न करता है कि अगर उसने प्रोजेक्ट का रेजिस्टेंस दिखाया तो इसका अंजाम बुरा होगा। रिक उसे वो रियलिटी भी दिखाता है, उन सब्जेक्ट्स की जो एनिमस से जुड़ने से मना कर चुके हैं। कोई मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार है तो कोई फिजिकली टूट चुका है। और फिर वो एक और झटका देता है, वही ब्लेड लाता है जिससे कैल के पिता ने उसकी मां को मारा था। रिक वो ब्लेड कैल के हाथ में थमा देता है, होपिंग कि ये उसे इमोशनली मैनिपुलेट करेगा। कैल के अंदर गुस्सा और जवाब पाने की भूख दोनों जाग जाते हैं। वो सीधे अपने पिता जोसेफ के पास जाता है, लेकिन अब जोसेफ वो ताकतवर असैसिन नहीं है जो कभी था। वो अब एक बुजुर्ग टूटा हुआ इंसान है, एक गिल्ट में डूबा हुआ आदमी। कैल सच्चाई जानना चाहता है। जोसेफ आखिरकार कन्फेस करता है, तुम्हारी माँ ने खुद कहा था कि उसे मार देना ताकि वो टेम्पलर्स के हाथ न लगे और एनिमस में उसे जबरदस्ती न जोड़ा जाए। जोसेफ ये भी कहता है, मैं तुम्हें नहीं मार सका क्योंकि तुम मेरे बेटे थे। अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। कैल उसे माफ कर देता है और उसे वो नेकलेस और ब्लेड वापस लौटा देता है। वो बदला नहीं चाहता, बस क्लोजर। लेकिन जैसे ही वो बाहर हॉलवे में निकलता है, बाकी टेस्ट सब्जेक्ट्स उस पर हमला कर देते हैं। वो उसे एक थ्रेट समझते हैं। कैल अब अपनी नई स्किल्स से फाइट करता है, शांत दिमाग के साथ। सिक्योरिटी गार्ड सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। कैल अब एनिमस में वापस जाता है, लेकिन इस बार पूरी मर्जी से। इस नई मेमोरी में मरिया अगिलार को वो नेकलेस देती है, एक सिंबल ऑफ ट्रस्ट और होप। एगिलर अब एप्पल ऑफ ईडन को चुराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन ये जीत एक बड़ी कीमत के साथ आती है। टेम्पलर कमांडर मरिया को पकड़ लेता है और उसे लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करता है। मरिया, जो हमेशा असैसिन कॉज के लिए लॉयल थी, एगिलर से कहती है, मिशन पूरा करो, मेरी परवाह मत करो। एगिलर हेजिटेट करता है क्योंकि अब उसके दिल में मरिया के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन मरिया खुद कमांडर को प्रोवोक करती है ताकि वो उसे मार दे, और वो मारी जाती है। उसका लाइफलेस बॉडी जमीन पर गिरता है और एगिलर ग्रीफ और रेज से भर उठता है। एगिलर कमांडर पर टूट पड़ता है और आखिरकार उसे हराकर निकल भागता है। वो एक अंडरग्राउंड टनल से बाहर आता है और उसके एंट्रेंस को आग लगाकर ब्लॉक कर देता है ताकि टेम्पलर्स उसका पीछा न कर सकें। उसका रास्ता एक ब्रिज तक जाता है जहां टेम्पलर सोल्जर्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं, क्रॉसबोज ताने हुए। लेकिन एगिलर सरेंडर नहीं करता। वो एक और लीप ऑफ फेथ करता है और नदी में कूद जाता है। रियल वर्ल्ड में एनिमस के अंदर कैल वही जंप करता है और मशीन ओवरलोड होकर क्रैश कर जाती है। लेकिन कैल अब पूरी तरह सिंक्रोनाइज हो चुका है, उसे कुछ नहीं होता। अब वो देखता है कि एगिलार ने एप्पल को क्रिस्टोफर कोलंबस को दे दिया था, उसे सुरक्षित रखने के लिए। अब फैसिलिटी में पूरी तरह केओस फैल चुका है। मूसा, एक और टेस्ट सब्जेक्ट, स्टोलन स्मोक बॉम्ब्स का इस्तेमाल करता है जिससे कंफ्यूजन फैल जाए। असैसिन सब्जेक्ट्स अपने कैप्टर्स के खिलाफ लड़ाई छेड़ देते हैं। ये मौका था भागने का। अलार्म्स गूंज रहे होते हैं और कैल के चारों तरफ उसे विजन्स दिखते हैं। एगिलार, जोसेफ और उसकी मां भी। उनकी आत्माएं जैसे उसे ये कह रही हों, तू अकेला नहीं है। वो गोस्टली विजन्स गायब हो जाती हैं और कैल पूरे यकीन के साथ रिबेलियन में शामिल हो जाता है। सभी सब्जेक्ट्स पुराने असैसिन वेपन्स उठा लेते हैं और आखिरी बैरियर्स को तोड़ते हैं। इस केओस में रिक और सोफिया एक हेलीकॉप्टर में फैसिलिटी छोड़कर भागते हैं, लेकिन सोफिया अंदर से टॉर्न रहती है, लॉयल्टी अपने पिता रिक के लिए और डाउट्स टेम्पलर्स के लिए। सोफिया देखती है कि कैल फैसिलिटी में दाखिल हो रहा है, लेकिन वो किसी को वार्न नहीं करती। दूसरी तरफ रिक एक ग्रैंड सेलिब्रेशन में एप्पल प्राउडली डिस्प्ले कर रहा होता है। उसी वक्त कैल एक असैसिन की तरह साइलेंटली वहां आता है और रिक को स्विफ्टली मार देता है। एप्पल को वहां से ले जाता है और उसकी जगह एक नॉर्मल एप्पल रख देता है। पूरे समारोह में पैनिक फैल जाता है और असैसिन्स क्राउड में ब्लेंड होकर निकल जाते हैं। भीड़ में गायब होते हुए कैल एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर खड़ा दिखता है। एक नया असैसिन, एक प्रोटेक्टर, एक वॉरियर। अब एप्पल आर्टिफैक्ट उनके पास है और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये सिनेमैटिक जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। See you in the next one.